Hello everyone, I am going to share the best news with all of you those who are preparing for Inspector Inland Revenue। आज मैं एक कंप्लीट लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, पूरा का पूरा लेक्चर एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स का जो CSP हैं, और इसके नीचे मैं दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर और फिर 10वां, उसके बाद फिर 20वां लेक्चर अपलोड करूंगा। कोशिश कर रहा हूं कि 4 से 5 लेक्चर्स अपलोड करूं। इसमें 1-2 लेक्चर्स इंग्लिश के भी होंगे, प्रोफेशनल भी होंगे। तो कम से कम 42 लेक्चर्स आपको मिलेंगे प्रोफेशनल, जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने अनाउंसमेंट किया है कि भाई ये वाला सिलेबस है, इस सिलेबस के लिए आप तैयारी करें। और उसके साथ साथ 20 जो आपका पोर्शन है उसके भी आपको 18 लेक्चर्स मिलेंगे। 18 लेक्चर्स आपको इंग्लिश के मिलेंगे और आपको 40+ लेक्चर्स जो है आपको प्रोफेशनल को मिलेंगे। 60 लेक्चर डिस्काउंटेड ऑफ़र में दे रहा हूं। जो भी कैंडिडेट सीरियस है अभी तक जिन्होंने तैयारी नहीं की, तो इस नंबर पर रब्ता करके ये कंप्लीट कोर्स ले सकते हैं। और वीडियो फॉर्म में लेक्चर्स हैं, कुछ PDF फाइल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपकी इंशाल्लाह अच्छी तैयारी होगी। चलिए आप इनको वीडियो को देखें, उसके बाद दूसरी जो वीडियोस अपलोड में कर रहा हूं वो भी आप देख सकते हैं। तो ये लेक्चर नंबर आपका 1 है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा पहला सेशन है फॉर यू टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माई नेम इज जमील अहमद and I'm the Additional Commissioner, Federal Board of Revenue, currently working in Karachi. So आज हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है। So I hope you have so many inspirations, you have so many expectations for your exam. जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू का एग्जाम है, which all of you have joined this platform for attempting this exam. So you must be having so many inspirations, so many expectations in order to clear your exam. So today we'll be looking at, आज जो हम देखने जा रहे हैं वो हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा। इट्स जस्ट एन अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हम लोग इस सेशंस में जो आपके प्रिपरेटरी सेशंस होंगे, जिसमें प्रिपरेशन आपको हम बताएंगे फ्रॉम द एग्जाम के प्लेटफॉर्म कि हम इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, क्या स्ट्रेटजीज करनी चाहिए, क्या टिप्स होंगी। सो वील बी लुकिंग एट ऑल द थिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और एग्ज़ाम इटसेल्फ जो है, इसकी डिफ़िकल्टी लेवल क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं और हाउ यू शुड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बताई जाएंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई बिलीव दैट all of you are safe and sound because nowadays health is the primary issue. So inshallah, I believe that you are all safe and sound. So going forward, आज हम आपको जो IIR एग्जाम है उसको हम थोड़ा सा ब्रीफली बिल्कुल इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, उसको टच करेंगे कि जो आप लोगों ने प्रिपरेशन कैसे करनी है और इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं और हम आपको कैसे लेके चलेंगे। ऑब्वियसली आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ होंगी इस एग्ज़ाम के हवाले से, और मे बी some of you have already started working on it. आप लोगों से बहुत से ऐसे होंगे जो कि ऑलरेडी प्रिपेयर कर भी रहे होंगे, या जिन्होंने कोई रिसेंटली अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की होगी मे बी, और या अभी सोच रहे होंगे कि प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। सो नथिंग टू वरी अबाउट, लाइक जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं भी की है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इंशाल्लाह वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हमारे पास अभी टाइम है, बिकॉज अभी इसकी डेडलाइन रिसेंटली जो है वो गुजरी है। आई थिंक इट वाज 16th of August if I'm not wrong, and it takes mostly जो FPSC के एग्जाम्स होते हैं, roughly it takes around 2 months for your getting your written exam to be conducted. So it takes around 2 or 2.5 months. So we have like plenty of time, so nothing to worry about. So let's start. आज थोड़ा सा हम इसका introductory session देख लेते हैं. I have designed some of the slides for you people.
कुछ स्लाइड्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई हैं ताकि आप लोगों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे दिया जाए। डिटेल में हम इसको सेशंस को इंशाल्लाह बाद में स्टार्ट करेंगे। It's a demo class and it's an introductory class just to have a glimpse of the things कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अगर आप अभी तक आपका कोई क्वेश्चन है so please do ask me, I'm available. Put on chat, कोई भी अगर क्वेश्चन हो तो प्लीज चैट पे मुझसे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू। ओके, इज दिस विजिबल टू एवरीवन? सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि ये स्लाइड सबको नजर आ रही हैं। Can everybody see these slides? Good. It means it's visible to everyone. That's good. That's good. That's good. Okay. इसका मतलब है कि everyone is alert and listening to the lecture carefully. That's good. Great. 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 Okay. Moving forward. अच्छा जी, अब हम थोड़ा सा start लेते हैं. This is obviously the intention of starting this program. Inspector Inland Revenue BPS 16 exam conducted by FPSC Federal Public Service Commission. ठीक है जी, ये एग्जाम BPS 16 का एग्जाम होता है जो कि डायरेक्टली FPSC खुद कंडक्ट करता है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। डिफरेंट स्टेशंस पे कंडक्ट किया जाता है ये, जो भी मेजर स्टेशंस हैं, मोस्टली कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, शावर, सारे स्टेशंस पे ये कंडक्ट होता है एट द सेम टाइम, एट द ऑन द सेम डे एट टाइम। सो इट इज लाइक an exam which is conducted simultaneously at different stations. ठीक है, वो आपको लोकेशन और सारी चीजें आपको बता दी जाती हैं prior to your exams, right? So today is the introductory session. Jamil Ahmed is myself. I'm the Additional Commissioner, Federal Board of Revenue. Okay, ji, moving forward. So this is the exam pattern. So technical part, it has two major parts. जो आपका एग्जाम होता है उसके टू पार्ट्स होते हैं। एक टेक्निकल पार्ट होगा जो कि 80% ऑफ द एग्जाम होता है तकरीबन, और एक नॉन टेक्निकल पार्ट होगी जो कि 20% होगा तकरीबन, राइट? सो दिस इज द रफ लाइक बाइफर्केशन ऑफ योर एग्जाम। ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है आपका एग्जाम, और इसके दो पार्ट्स होंगे, यानी एग्जाम तो एक ही टाइम पर होगा बट ये डिवाइडेड होगा दो पार्ट्स में। एक टेक्निकल पार्ट होगा जो कि 80% होगा, नॉन टेक्निकल पार्ट आपका 20% होगा। टेक्निकल पार्ट जो है उसमें आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये जस्ट दीज आर द हेडिंग्स, ठीक है? एफबीआर के फंक्शंस, टैक्सेस, फिस्कल पॉलिसी, इकोनॉमिक सर्वे, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एटसेट्रा। ये हमने सिर्फ मोटी मोटी चीजें मैंने आपको लिख के बताई हैं। अब इसकी डिटेल सारी चीजें ये हमारी पूरे सेशंस में इंशाल्लाह वील डिस्कस इट, ठीक है? सो दीज कुड बी द मेजर थिंग्स, मेजर हेडिंग्स, मेजर टॉपिक्स दैट कैन बी कवर्ड इन टेक्निकल पार्ट ऑफ योर एग्जाम, ठीक है जी? देन वी हैव नॉन टेक्निकल पार्ट जो कि 20% होता है। इसमें मोस्टली इंग्लिश या जीके पूछी जाती है, मोस्टली इंग्लिश होती है, जीके समटाइम्स पूछते हैं, समटाइम्स नहीं पूछते हैं। सो इट इज अ नॉन टेक्निकल पार्ट, ठीक है जी? ये भी आपका 20% होता है। आई बिलीव देयर इज इट्स क्लियर सो फॉर। सबको ये स्लाइड क्लियर होगी, कोई इसमें इशू नहीं है, बहुत ही आसान है और सिंपल करके मैंने इसको एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू को पहले हम लोग, इट वाज प्रीवियसली कॉल्ड प्री इंस्पेक्टर इनकम टैक्स, ठीक है? इनलैंड रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है वो अभी रिसेंटली
चंद साल पहले इसको इनलैंड रेवेन्यू का नाम दिया गया, इससे पहले इसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा जाता था। तो इस वजह से इसको पहले इस पोस्ट का नाम इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो कि अब है, वो पहले इंस्पेक्टर इनकम टैक्स कहलाता था। ठीक है, ये BPS 16 का एग्जाम होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है बाय FPSC। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मींस कि आपको नीचे से यानी 11, 9 या 10 ग्रेड से नहीं आना पड़ता। you're directly conducted, you're directly appointed as BPS 16 इंस्पेक्टर। ठीक है जी। अच्छा, कैरियर प्रोग्रेशन क्या होती है? लाइक वंस यू आर इंडक्टेड एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू, आप इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू बन गए इंशाल्लाह। ठीक है, तो आपकी आगे कैरियर प्रोग्रेशन, आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपकी क्या ग्रेड्स होंगे? लेकिन BPS 17, जब आप 16 से 17 में जंप करेंगे इंशाल्लाह, जब आपकी प्रमोशन होगी, so you will be appointed as ACIR in Assistant Commissioner Inland Revenue, then DCIR BPS 18 में होता है, Deputy Commissioner Inland Revenue, then ADCIR Additional Commissioner Inland Revenue, then CIR Commissioner Inland Revenue, ये up to 20 grade, इससे आगे भी आप जा सकते हैं। It's up to your like performance, your luck, each and everything counts। ठीक है, लेकिन for sure कि आप लोग like if your progression is good, you can go long way, बहुत आगे तक आप लोग जा सकते हैं। It up to your performance, it's up to your progress, up to your luck, each and everything counts। ठीक है, ये आपकी कैरियर प्रोग्रेशन होगी आफ्टर अपॉइंटिंग एज इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इंशाल्लाह। ओके, FBR की इंपॉर्टेंस करंट सिचुएशन में थोड़ी सी समझ लेते हैं। जिस डिपार्टमेंट में आप एग्जाम देने जिस डिपार्टमेंट के लिए आप एग्जाम का अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वो है क्या चीज, इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करते हैं। ठीक है, FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इसको पहले CBR कहा जाता था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, सेंट्रल या फेडरल डजंट मैटर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, अब ये फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहलाता है। ठीक है, इट इज द सोल टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट, सोल टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट। फेडरल लेवल पे सिर्फ और सिर्फ FBR के अलावा और कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो टैक्स कलेक्शन कर सके। So FBR is the only department at the federal level. Keep in mind, federal level की मैं बात कर रहा हूँ। फेडरल लेवल पे FBR के अलावा कोई भी टैक्स कलेक्टिंग डिपार्टमेंट नहीं है। So it is the only department which collect taxes at the federal level। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी डिजाइनिंग जो है वो भी FBR का काम है, इसको हम आगे भी डिस्कस करते हैं। So its importance has been increased exponentially, बहुत तेजी से इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ी है। उसकी वजह क्या है? देखें, लास्ट फ्यू इयर्स में पाकिस्तान की इकोनॉमी, वी आर ऑल विटनेस ऑफ इट, पाकिस्तान की इकोनॉमी इज इन अ ट्रैम्बलिंग सिचुएशन। we are facing economic crunch, like time in the game. We have circular debt issues, we have like foreign loan issues, we have like IMF conditionalities, we have World Bank problems, so many things। हमारे पास मतलब हमने जो लोन्स लिए हुए हैं IMF से, वर्ल्ड बैंक से और दूसरी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से जो हमने लोन्स लिए हुए हैं, उनके इश्यूज हैं। सो आर लाइक ऑन द अदर हैंड अगर आप देखेंगे तो हमारे पास रेवेन्यू की जनरेशन उस हिसाब से नहीं हो रही है। because the reason is because like हमारी आप एक्सपोर्ट देख सकते हैं, our exports are not increasing, और हमारी ट्रेड जो है बहुत ही लिमिटेड है। हमारे पास टैक्सेस जो हैं वो इतने ज्यादा कलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दी लिमिटेड इकोनॉमी का साइज छोटा है। इस वजह से
टैक्सेस भी उसी हिसाब से कलेक्ट होते हैं, ठीक है। सो कीपिंग इन व्यू ऑल दीज सिचुएशंस, जो सारी चीजें हैं इन सबको अगर आप जहन में रखेंगे, सो यू विल फाइंड आउट कि एफबीआर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बिकॉज जब आपको फॉरेन लोन्स देने होंगे, जब आपकी इकोनॉमी लिमिटेड होगी, आपके पास रेवेन्यू जनरेशन के रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे, सो व्हाट विल यू डू? आपको पेमेंट्स बहरहाल करनी है। आईएमएफ आपको इस तरह नहीं लोन देगा, वर्ल्ड बैंक आपको इस तरह लोन कभी नहीं देगा, और अदर जो भी डोनर, इसके अलावा हम यानी पर्सनल, यानी ये समझ लें कि दूसरे ममालिक से अलग लोन रिक्वेस्ट करते हैं, जो कि मे बी वेस्टर्न कंट्रीज है, मोस्टली यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से हम जो लोन्स वगैरह लेते हैं, दीज आर ऑल लाइक कंडीशनैलिटीज बेस्ड। इनकी कोई कंडीशंस होती हैं, वैसे लोन नहीं दे देते हैं, ठीक है। इनकी कुछ कंडीशंस होती हैं, बहुत स्ट्रिक्ट कंडीशंस होती हैं, एंड वी हैव टू मीट दोस कंडीशंस। अब आप करंटली देख सकते हैं कि जी आपने इस चीज़ की प्राइसेस बढ़ानी है, इस चीज़ की प्राइसेस बढ़ानी है, ये करना है और वो करना है, ये सारी चीज़ें ये क्यों हो रही हैं? क्योंकि हमारे पास खुद रेवेन्यू जनरेशन रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हो गए हैं। सो अब हमारे पास नीड ऑफ द आवर ये है, इस वक्त हमारे पास सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत है कि हमारे पास टैक्स कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस को एक्टिव होना पड़ेगा। वी हैव टू कलेक्ट सो मेनी टैक्सेस, वी हैव टू लाइक ब्रिंग ऑल the persons who are liable to be taxed, जो जिनको टैक्स देना चाहिए उनको टैक्स नेट में हमें लाना होगा। सो एफबीआर की इंपॉर्टेंस जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट्स इंक्रीजिंग ट्रेमेंडसली, राइट, इट्स इंक्रीजिंग वेरी फास्टली। सो this is the something brief about the importance of FBR. Okay ji, moving forward, I believe there is no question so far, no problem, no query. Okay, if there is any question please put on chat. Okay, moving forward, थोड़ा सा आपको एक ओवरव्यू मैं दे देता हूँ। ये सारी चीजें हम दोबारा रिपीट भी करेंगे। दिस इज आवर वेरी इंट्रोडक्टरी क्लास, वेरी फर्स्ट क्लास, सो नथिंग टू वरी अबाउट। अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं भी आएगा या कुछ चीज रह जाती है या कोई चीज, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। टैक्स है क्या चीज? जिस डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं आपको उसका थोड़ी सी नॉलेज आपको मैं दे देता हूँ, ठीक है। टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज, कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज। अब ये मुख्तलिफ मैंने आप लोगों के लिए जो डेफिनेशंस है वो कलेक्ट की हैं। अब विकिपीडिया क्या कहता है? अगर विकिपीडिया को सर्च करेंगे तो टैक्स इज अ कंपल्सरी फाइनेंशियल चार्ज और सम अदर टाइप ऑफ लेवी imposed on a taxpayer, an individual or legal entity, by a governmental organization in order to fund government spending and various public expenditure. विकिपीडिया, ठीक है। अब ये 2-3 वर्ड्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले ये चीज देखें, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे मेरे कर्सर है इसको जरा दो, गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन imposed by on a taxpayer by a government organization। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो इम्पोज करती है? वो एफबीआर है। और किस पे? टैक्स पेयर्स पे ये टैक्स लगाया जाता है इन ऑर्डर टू फंड। गवर्नमेंट क्यों लगाया जाता है? टैक्स क्यों कलेक्ट करती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, गवर्नमेंट ने कहीं कहाँ स्पेंडिंग करनी है, तनख्वाहें देनी है, और जो है तो बहुत सारी और स्पेंडिंग्स होती हैं, अपना लॉ एंड ऑर्डर के खर्चे हैं, और इसके अलावा डेवलपमेंट स्पेंडिंग्स हैं। मतलब पूरी मुल्क में मुख्तलिफ जगहों पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स हो रही हैं, खर्चा हो रहा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट को पैसे चाहिए होंगे, और वो पैसे कहाँ से आएंगे? इट्स कम्स फ्रॉम दी टैक्सेस। सो वेरियस पब्लिक एक्सपेंड, ये अब यहाँ पे देखें पब्लिक एक्सपेंडिचर्स। पब्लिक एक्सपेंडिचर कौन से होते हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर सैलरीज भी हो सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट भी हो सकती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर पेंशन भी हो सकते हैं। ये सारी पब्लिक एक्सपेंडिचर्स में चीजें आती हैं, ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स आर पेड थ्रू टैक्सेस। जब टैक्सेस से पैसा आएगा वहीं से आप ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन सो फॉर? ओके,
अ चार्ज, अब ये दूसरी डेफिनेशन, सेम वही चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ टैक्स को। अ चार्ज यूजुअली ऑफ मनी imposed by authority on persons or property for public purposes. A charge usually of money, एक ऐसा चार्ज जो कि नॉर्मली पैसों के थ्रू इम्पोज किया जाता है। जाहिर है आप टैक्सेस कैसे लेंगे, पैसे ही लेंगे ना। imposed by an authority, अब ये अथॉरिटी कोई डिपार्टमेंट होगा, इन आर केस इट्स एफबीआर, ऑन पर्संस और प्रॉपर्टी, ठीक है, पर्सन्स पे या प्रॉपर्टी पे होता है, फॉर पब्लिक पर्पसेस, पब्लिक के लिए ये कलेक्ट किया जाता है। टैक्स की जो बेसिक इंटेंशन है, टैक्स को कलेक्ट करने का जो जो बेसिक मकसद होता है वो ये होता है कि ये पब्लिक स्पेंडिंग की जाए, पब्लिक पे खर्चा किया जाए, पब्लिक को आसानी दी जाए, पब्लिक को सहूलत दी जाए, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। तो ये कोई अथॉरिटी या कोई डिपार्टमेंट करेगा, और क्यों करेगा, पब्लिक के लिए करेगा, ठीक है। ये डेफिनेशन, तो दो डेफिनेशन हमने देख ली हैं टैक्स की। ओके जी, आगे चलते हैं। ये तीसरी डेफिनेशन है, टैक्सेशन इम्पोज्ड ऑफ कंपल्सरी लेवीज on individuals or entities by governments. Taxes are levied in almost every country of the world, primarily to raise revenue for government or expenditures, although they serve other purposes as well. Britannica. अब ये कहता है कि टैक्सेशन एक कंपल्सरी लेवी है, यानी एक ऐसी चीज है जो कि हर इंडिविजुअल को देनी ही देनी है। यानी उस सूरत में अगर उसकी इतनी रेवेन्यू, यानी अगर उसका इतना उसके पास पैसा आता है कि वो टैक्स पे कर सकता है, तो उसको लाजमी देना है। और वो कौन लेगा, गवर्नमेंट लेगी। और ये क्यों लिया जाता है, टैक्सेस आर लेविड इन हर कंट्री में लिया जाता है, इन ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, तो हर दुनिया में हर मुल्क में टैक्स लिया जा रहा है, प्राइमरीली टू रेज रेवेन्यू। इसका बुनियादी मकसद क्या होता है कि रेवेन्यू जनरेट, यानी पैसे लाए जाएं मुल्क में, पैसे जनरेट किए जाएं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के लिए, यानी गवर्नमेंट ने जो खर्चे करने हैं उसके लिए पैसे जमा किए जाएं। ऑल्दो दे सर्व अदर पर्पसेस, के अलावा और पर्पसेस, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग्स के अलावा दूसरी पर्पसेस भी हो सकते हैं। विल डिस्कस इट इन डिटेल, ठीक है। ओके, am I audible to everyone? Yes, sir, Am I it is audible to clear. everyone? Clear, sir. It is clear, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. So, an amount, I'm on the fourth definition. तीन definitions हमने देख ली हैं so far tax के हवाले से. So we are moving towards the fourth definition, an amount of money paid to the government. ठीक है? An amount of money paid to the government that is based on your income or the cost of goods or services you have bought. ठीक है, ये कैम्ब्रिज की डेफिनेशन है। एक मखसूस अमाउंट, ठीक है, एक मखसूस ऐसे, यानी जितने आपको पे करने चाहिए, ये आपको डिपार्टमेंट कैलकुलेट करके बताता है कि जी आपने इतनी अमाउंट अगर आपके पास साल में होगी, या अगर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि एनुअल भी टैक्सेस होते हैं, मंथली टैक्सेस भी होते हैं, बट जो आपको स्पेंडिंग या जितनी आपकी रेवेन्यू आपके पास आ रहा है उस पर आपको कितना टैक्स पे करना है, ये आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है, एंड यू हैव टू पे इट, ठीक है। ये आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा, आपकी जितनी इनकम होगी उस हिसाब से आपको टैक्स पे करना होगा, राइट। So this is the fourth definition of taxation. Okay, that's good. Okay, moving forward. So these are all four definitions of taxes. I believe is clear so far. These are very simple
and I have tried to make it simple further for you people कि आप लोगों को इसमें कोई परेशानी ना हो. These are very simple terms. There's no such like complex things. कोई ऐसी इसमें चीज नहीं है. You can like even if you have any issue, any problem, any query, please do ask me. So these are the federal tax structure. अच्छा ये अब डिटेल में तो हम बाद में देखेंगे, but for the sake of like introductory session, these are the three main parts of your federal tax structure. जो federal tax structure है वो तीन main taxes पे based है. एक income tax है, एक sales tax है और custom duties. बल्कि sales tax के साथ federal excise भी है और fourth one is custom duties. ठीक है, ये मेन चार किस्म के टैक्सेस हैं: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज ड्यूटी, इसको हम कहते हैं एफईडी, ठीक है, और कस्टम. ये चार किस्म के डिफरेंट टैक्सेस एफबीआर कलेक्ट करता है. ठीक है जी, ये फेडरल लेवल पे चार किस्म के टैक्सेस हैं: इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, फेडरल एक्साइज और कस्टम ड्यूटी. अभी हम इसको देख भी लेते हैं कि क्या चीज है. फिलहाल सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये चार किस्म के टैक्सेस हैं जो कि एफबीआर फेडरल लेवल पे कलेक्ट करता है. ठीक है, अच्छा. इनकम टैक्स जो है वो पर्सनल इनकम टैक्स, पहले हम इनकम टैक्स को ले लेते हैं. इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स. सबसे पहले ये समझ लें, इज अ डायरेक्ट टैक्स, इट मींस इज डायरेक्टली इम्पोज्ड ऑन यू. आप अब इसको फर्दर हम डिटेल में बहुत देखेंगे, बट फिलहाल इतना समझ लें, डायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि ये डायरेक्टली आप पर इम्पोज किया जाता है. इंसिडेंस ऑफ टैक्स यानी डायरेक्टली आपको पे करना होगा. अब ये इनडायरेक्ट से इसको हम मजीद क्लियर कर लेंगे, लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि अगर आप सालाना फॉर एग्जांपल आप एक सैलरीड पर्सन है, ठीक है, और आपकी 1 लाख रुपए मंथली इनकम है, 12 लाख आप साल के कमाते हैं, तो 12 लाख में आप पे जो टैक्स बनेगा आपको खुद जाके पे करना होगा. यानी आपकी डिडक्शन तो चले होगी, बट इट्स अ डायरेक्ट टैक्स ऑन योर इनकम. यानी आपको ये आपकी डायरेक्ट इनकम पर इंपोज कर दिया जाएगा. जितनी आपकी इनकम होगी उतना आपको टैक्स पे करना होगा. यानी आपको डायरेक्टली खुद ये आपकी इनकम पर आ जाएगा. ये फर्दर हम इसकी क्लैरिफिकेशन मतलब विद द पैसेज ऑफ टाइम इन आवर कमिंग लेक्चर्स वी विल डू इट. ये इंडिविजुअल्स पर भी हो सकता है, यानी आप अगर एक एज एन इंडिविजुअल हैं, एक सिंगल पर्सन, आप पर भी हो सकता है. अगर आप कोई पार्टनरशिप में कोई लेट्स से बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर दो तीन लोग मिलके कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी पार्टनरशिप हो गई. पार्टनरशिप पर भी ये इनकम टैक्स लग सकता है. फिर कंपनीज जो सेकंड है हमारा, टैक्स ऑन कंपनीज, प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड. आपने ये सुना होगा कि पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होते हैं, ये हम फर्दर बाद में देख लेंगे, इसकी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है. फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन सिर्फ ये समझ लें कि कंपनीज जो होती हैं, लिस्टेड हो या नॉन लिस्टेड हो, ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे. कंपनीज पर भी टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, ठीक है. और इस वक्त करंटली 29% जो है वो कंपनीज फ्लैट रेट पे कर रही हैं. फ्लैट रेट को भी हम डिस्कस करेंगे. 29% समझ लें, यानी अगर एक कंपनी फॉर एग्जांपल एक कंपनी साल का फॉर एग्जांपल 1 करोड़ रुपया कमाती है, तो उसको 29 लाख रुपए तकरीबन उसको पे करने होंगे ऑन इट्स इनकम. ठीक है, ये कंपनीज के केस की मैं बात कर रहा हूँ. इंडिविजुअल का केस जो है वो डिफरेंट है या पार्टनरशिप का अलग है. इट वेरीज. ये मेरे कर्सर आप देख रहे हैं 7.5 to 35%. यानी ये डिपेंड करेगा आपकी इनकम पर. फॉर एग्जांपल अगर आप सैलरीड पर्सन है, अब साल का अगर आप 12 लाख रुपए यानी मंथली आपकी 1 लाख रुपए इनकम है, तो आपकी टैक्सेशन डिफरेंट होगी. अगर आप महीने का 5 लाख कमाते हैं यानी साल का कोई 60 लाख कमा रहे हैं,
तो आपकी टैक्सेशन डिफरेंट होगी, और अगर आप 10 लाख महीने का कमाते हैं तो आपकी टैक्सेशन डिफरेंट होगी। ये इंडिविजुअल और ये फर्स्ट हेडिंग, इसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मेरा कर्सर है, ठीक है। यानी अगर आप इंडिविजुअल हैं, सिंगल पर्सन है, या आप पार्टनर हैं, 2-3 लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं, तो उस केस में आपकी डिपेंड आपकी टैक्स आपकी इनकम पर करेगा सालाना। लेकिन अगर आप कंपनी हैं तो उस सूरत में आपको जितना भी कमाएंगे आप उसका 29% निकालने हैं, बस वो आप जाके पे कर दें, खत्म हो गया। कैलकुलेट आपका नहीं होगा। ऊपर वाले केस में कैलकुलेशन होगी, जितना बताओ भाई कितना हो गया, कितना है, उस हिसाब ये आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें कैलकुलेशन जो है वो वेरी करेगी। इसमें कोई सिंपल सा फार्मूला है, जितनी आमदनी है उसका 29%, दैट्स इट। ठीक है, आई बिलीव इट्स क्लियर सो फॉर। ज्यादा डिटेल में ना जाएं, इसको अभी इतना ही रखें। अगर कोई इश्यू होगा सो विल सी इट। अच्छा जी, सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? ये आपको डायरेक्टली खुद पे नहीं किया जाएगा। यानी इसका होगा क्या, ये मोस्टली आपकी चीजों पे ऑलरेडी डिडक्शन हो जाती है। यानी 17% जो है ये सेल्स टैक्स जो है आप पे, ये सेल्स टैक्स कलेक्ट किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स से। यानी अगर आप कोई चीज बना रहे हैं और आगे बेचते हैं, फॉर एग्जांपल जी मैं फॉर एग्जांपल बैग्स बना रहा हूँ, ठीक है, बैग्स बनाता हूँ, या फिर फॉर एग्जांपल जी मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है और मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेच रहा हूँ, ठीक है। तो उस पे जितना भी मुझे मैं बेचूंगा तो 17% जो है वो मैंने उस पर पे करना है। ये इनकम टैक्स के अलावा होता है, कीप इन माइंड। ये हम आगे बात जाके डिस्कस कर लेंगे। ये 17% आपकी सप्लाई पर है। जितनी भी सप्लाई आप देंगे, यानी सेल करेंगे, सेल या सप्लाई एक ही चीज है, जितनी भी आप सेल करेंगे ये उस पर होगा। ये आपकी कमाई पर नहीं है, इनकम पर नहीं है। ये इससे पिछला जो हमने देखा था वो इनकम पर था, ये सप्लाई या सेल पर टैक्स होता है। अच्छा, ये फर्दर हम बाद में इसको डिटेल में देख लेंगे, नथिंग टू वरी अबाउट। सिर्फ इतना समझ लें कि ये सेल पर होगा, जो चीज आप सेल करेंगे। फॉर एग्जांपल जी लैपटॉप की आपकी दुकान है, लैपटॉप आप सेल कर रहे हैं, तो सेल जितनी भी आपकी होगी उस पर 17% आप टैक्स पे करेंगे। ठीक है, वो कैसे होता है उसका तरीकेकार वो हम बाद में डिटेल में डिस्कस बिल्कुल करेंगे इंशाल्लाह। ओके जी, ये इसमें टर्नओवर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 5 मिलियन से नीचे के टर्नओवर पे आप सेल्स टैक्स पे नहीं करते, यानी 50 लाख रुपए, 50 लाख सालाना अगर आपकी इनकम है, यानी अगर आप इवन बेच भी रहे हैं, कोई काम है आपका और 50 लाख से कम कमाते हैं आप, तो आप सेल्स टैक्स में नहीं आते। लेकिन अगर आप 50 लाख से ऊपर हैं तो फिर आप सेल्स टैक्स में आएंगे। इसमें कुछ एग्जेम्पशंस भी होती हैं, यानी कुछ केसेस में इवन अगर आप 50 लाख से कम भी होंगे तब भी आपको देना होगा, वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। बट लेकिन अभी फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझ लें कि 50 लाख जनरली, ये एक जनरल क्लॉज है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 50 लाख से कम की चीजों के बेचने पर अगर आप 50 लाख से कम कमा रहे हैं साल में तो आप सेल्स टैक्स नहीं देंगे। टैक्स पेमेंट कैन बी एडजस्टेड फॉर द टैक्सेस पेड एट इनपुट लेवल, इनपुट टैक्स, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। यानी कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपने जो खर्चा किया है वो आप अपने आउटपुट में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इसको कहते हैं इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट। सही है जी, ये थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है, सो वी विल कम बैक टू इट इन डिटेल। फिलहाल ये समझ लें कि अगर एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप कपड़ा बना रहे हैं और कपड़े में मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, बटन यूज़ करते हैं, धागा यूज़ करते हैं और फिर और बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर लेट्स से उसका जो खर्चा है वो अगर आप अपने
बाद में एडजस्ट करना चाहें कि जी क्लेम कर लें मैंने ये चीज़ें इस्तेमाल की थी और अब मैं ये चीज़ें फिनिश गुड में बेच रहा हूँ, तो मुझे इसकी इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट दे दें, तो वो आपको मिल जाती है। तो वो हम इसको डिटेल में देख लेंगे कैसे मिलती है और तरीक़ेकार क्या होता है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये टैक्स पेमेंट इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कहलाती है। ठीक है, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, सेल्स टैक्स में थोड़ा सा इशू ये है, ये मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा ये बता देता हूँ, इसको हम फर्दर बहुत डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे। एक तो इसमें कुछ चीज़ों पे टैक्स रेट डिफरेंट है, ठीक है, यानी 17% एक जो भी हमने डिस्कस किया 17%, वैसे नॉर्मली तकरीबन सब चीज़ों पे 17% ही है, यानी ब्रॉडली स्पीकिंग 17% ही है, लेकिन चंद चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे 17% नहीं है। तो मल्टीपल टैक्स रेट हैं जो कि कभी कभार कंफ्यूजन हो जाती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे सेल्स टैक्स लगता ही नहीं है, इवन अगर आप 50 लाख से ऊपर भी 5 मिलियन की जो अभी पीछे हमने कंडीशन देखी थी, रिमेंबर, इवन अगर आप 50 लाख से ऊपर भी चले जाते हैं, अगर आप चंद ऐसी मखसूस चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल खाने पीने की चीजें, ठीक है, अगर बेकरी आइटम्स है फॉर एग्जाम्पल, खाने पीने की चीजें हैं, ठीक है, इन चीजों पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। दवाइयाँ, ठीक है, इन चीजों पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। किताबें, बुक्स, ठीक है, इन चीजों पे सेल्स टैक्स नहीं लगता। तो ये चीजें चंद ऐसी चीजें हैं, वो हम बाद में पूरा इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन ये समझ लें कि कहीं कहीं पर ऐसा होगा कि सेल्स टैक्स बिल्कुल पे ही नहीं करना आपने, या अगर पे करना है तो 17% नहीं देना, कुछ और रेट होगा, यानी उससे कम होगा, 17% से कम होगा। तो 17% एक जनरल रेट है जो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यानी 90% चीजों पे 17% ही लगता है। 10% में भी ऐसी चीजें होंगी जहां पे या तो टैक्स रेट कुछ और होगा या बिल्कुल कोई सेल्स टैक्स नहीं होगा। एम आई क्लियर सो फॉर? अच्छा, इसके अलावा ये मैंने वैसे ही आप लोगों की जस्ट फॉर योर नॉलेज ये मैंने लिख दिया, कुछ प्रोविंशियल टैक्सेस इनके अलावा भी कलेक्ट होते हैं जो एफबीआर नहीं करता। ये आप समझ लें, ये एफबीआर का काम नहीं है, लेकिन ये फॉर योर नॉलेज ओनली आई हैव रिटन इट। प्रॉपर्टी टैक्स भी होता है, मोटरवे में भी आप लोग में बहुत सारे लोगों को पता भी होगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी आप सालाना पे करते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, अगर आपकी अपनी ओन प्रॉपर्टी है, फ्लैट है या कोई बेंगलो है, व्हाटएवर, उस पे भी टैक्स कलेक्ट होता है। वो प्रोविंस जो है, प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज जो है वो देखती हैं। मोटर व्हीकल, गाड़ी पे भी आप टैक्स दे रहे होते हैं, और एक्साइज ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटीज, वाटर टैक्स, एग्रीकल्चर टैक्स, ऑक्ट्रॉय, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है। फॉर योर नॉलेज ओनली, ये मैंने इनको सिर्फ लिख दिया है। ये मे भी शायद आपके जहन में हो कि जी ये सारी जो टैक्सेस हैं ये प्रोविंशियल अथॉरिटीज, यानी जो सूबे की इंतजामिया है, सूबे जो यानी सिंध में अगर, या पंजाब में, या केपीके में, या बलुचिस्तान में, इनकी जो अपनी टैक्स अथॉरिटीज होंगी या डिपार्टमेंट्स होंगे, मोस्टली एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट जो है, वो ये चीजें कलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका एफबीआर से कोई ताल्लुक नहीं है और एफबीआर ये टैक्सेस कलेक्ट नहीं करता। ठीक है जी, ओके जी, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा जी, इसको हम डिटेल में बाद में आएंगे। अभी ये चीज समझ लें कि 18th अमेंडमेंट के बाद कुछ चीजें चेंज हुई हैं, कुछ टैक्सेस में यानी चेंजेस लाई गई हैं बिहार के स्ट्रक्चर में, और प्रोविंशियल अथॉरिटीज ने कुछ इसमें चेंजेस की हैं, वो हम डिटेल में देखेंगे 18वीं तरमीम के बाद। या आप लोगों सबको आइडिया होगा, अगर नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद कुछ सूबों को इख्तियारात दिए गए हैं, जिसमें कुछ चीज़ें शेयर की गई हैं सूबों के साथ, कुछ टैक्सेस उनको दे दिए गए हैं, कुछ एफबीआर के पास हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। बस इतना समझ लें कि 18वीं तरमीम के बाद कुछ चेंजेस आई हैं जो कि
ये सारी चीजें मे भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, ठीक है। सो ये हम डिटेल में देखेंगे कि 18वीं तरमीम है क्या, इसमें क्या चेंजेस आई थी, सूबों को क्या इख्तियारात मिले थे, टैक्सेस के हवाले से सूबों के पास अब क्या क्या इख्तियारात हैं, एफबीआर के पास क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर लेंगे, राइट। अच्छा, ये अगेन यही डिस्कशन है, सो इसको हम स्किप कर देते हैं। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज, ये भी सूबों का इख्तियार है कि सेल्स टैक्स जो है अब दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। ये इतना फिलहाल इतना समझ लें, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स एंड सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। अब यहाँ देख लें, पाकिस्तान जनरल सेल्स टैक्स एक्ट ट्रांसफर दिस एक्ट टू फेडरेशन, 1981 एक्साइज डिपार्टमेंट। आज ये सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे, फिलहाल इतना समझ लें इस स्लाइड के लिए कि सेल्स टैक्स इस वक्त दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक होता है सेल्स टैक्स ऑन गुड्स, ठीक है, और एक होता है सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स जो है वो एफबीआर कलेक्ट करता है, जो कि मेजर चंक है, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है वो सूबे खुद कलेक्ट करते हैं। यानी 18वीं तरमीम के बाद उनको इख्तियार मिला है कि सर्विसेज पे टैक्स, वो भी सारी सर्विसेज पर नहीं, चंद ऐसी सर्विसेज हैं वो हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन चंद ऐसी सर्विसेज हैं जो सूबों को दे दी गई हैं और वो उन पे टैक्स खुद कलेक्ट करते हैं। एनी क्वेश्चन सो फॉर? देखिए, ये पेपर आपका ये पूरा का पूरा एमसीक्यूज बेस्ड होगा और आपको इसमें कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता, यानी आपको कोई प्रॉपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कोई नहीं करना। ये सारी जो है आपसे जो चीजें हम देखेंगे या अभी देख रहे हैं, ये सारी चीजें आपसे एमसीक्यूज में पूछी जाएंगी, तो यू मस्ट बी क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स, तो आप वो इजीली एमसीक्यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर इज नो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन योर पेपर, the whole paper is MCQs based. अच्छा जी, ये अगेन थोड़ी सी एक यानी कंफ्लिक्ट क्रिएट हुआ है फॉर द टाइम बीइंग। ये इसमें आपको मैं बता देता हूँ। इस वक्त करंटली जो है, इस वक्त करंटली देयर इज सम कंफ्लिक्ट बिटवीन एफबीआर एंड द प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पर एफबीआर का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है, प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ डिफरेंट है। एफबीआर कहता है कि ये गुड्स का टैक्स है, प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज कहती हैं नहीं ये सर्विसेज का टैक्स है। तो ये कहीं कहीं पर एक कन्फ्लिक्ट, एक ये समझ लें कि एक झगड़ा थोड़ा सा चल रहा है एफबीआर और प्रोविंशियल टैक्स अथॉरिटीज के दरमियान। बट अगेन it is to be resolved very soon इंशाल्लाह। बट ये एक थोड़ा सा इशू फिलहाल इस वक्त है हमारे पास, ठीक है, इसको हम अगेन डिस्कस करेंगे डिटेल, राइट। अच्छा जी, टैक्स की जो बुनियादी चीजें हैं ये सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। टैक्स का बुनियादी मकसद ये है कि टैक्स को सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि कितना टैक्स आप ले रहे हैं, सर्टेन होना चाहिए क्यों ले रहे हैं, ठीक है। ये हम सारी चीजें इंशाल्लाह क्लियर बाद में देखेंगे। क्लैरिटी होनी चाहिए, यानी क्लियर होना चाहिए कि जी टैक्स कितना ले रहे हैं आप। सर्टेनिटी होनी चाहिए, क्यों ले रहे हैं, किस वक्त लेंगे। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए बार बार, कभी कुछ ले रहे हैं कभी कुछ ले रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। टैक्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आप यानी किसी बंदे से एक साल में फॉर एग्जांपल उसकी इनकम पे 10,000 रुपये पूरे साल का लेते हैं, तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए। इस साल आपने उससे 10,000 ले लिया, अगले साल आपने उससे कहा नहीं 10 नहीं 15,000 दे दो, अगले साल उसने कहा नहीं 25,000 दे दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप उसमें
इंक्रीज कर भी रहे हैं तो ग्रेजुअल इंक्रीज होना चाहिए, बहुत फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं होनी चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। यानी आपके टैक्सेशन सिस्टम में, जो कि हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं लानी चाहिए आपको। उससे टैक्स पेयर आपका परेशान हो जाता है, आपकी बिजनेस कम्युनिटी परेशान रहेगी। फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम, यानी ऐसा नहीं है कि जी अगर एक टैक्स लगा दिया तो रिजिडिटी है कि जी बस ये अब चेंज नहीं हो सकता। होना फ्लेक्सिबिलिटी कहीं पर आपको दिखानी पड़ती है। लो कंप्लायंस कॉस्ट, लो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, यानी कंप्लायंस कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई नहीं रखनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जी अगर आपको एक किसी बंदे को टैक्स पे करना है तो ऐसा ना हो कि जी वो टैक्स पे करने के लिए आप उसको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़े कि जी आपको ये भी आपने करना है और ऐसा भी होगा, ये फॉर्म लेके आओ और इसमें ये करोगे, उसके बाद फिलहाल जगह पे जाओगे और जहाँ पे जाके जमा करवाओगे और इस तरह होगा और इस तरह होगा। इट इज कॉल्ड कंप्लायंस कॉस्ट। बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए है कि जी बहुत सिंपल सा और बहुत ही यानी टैक्स पेयर फ्रेंडली आपको सिस्टम लेके आना है जिसमें ये सारी चीजें आपको रिजॉल्व करनी होगी कि आसानी से कोई भी जाके अपना टैक्स पे करना चाहे तो उसको कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी ना हो। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द सिंप्लिसिटी। एफिशिएंसी, अच्छा एफिशिएंसी है कि आपका टैक्स सिस्टम जो है एफिशिएंट होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जी आप जितनी आपका इनपुट है उससे ज्यादा आपका आउटपुट होना चाहिए। यानी ऐसा ना हो कि जी आपने रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लगा दिए, यानी लोग भी लगा दिए आपने, कंप्यूटराइज सिस्टम कर दिए, डिजिटलाइज कर दिया उसको, और मतलब बहुत ज्यादा आपने ह्यूमन रिसोर्स भी लगा दी, बहुत ज्यादा आपने अपनी चीजों को उस पर टैक्सेस कलेक्ट करने, लेकिन ऐसा ना हो कि जितने रिसोर्सेज आपने इस्तेमाल किए हैं उतनी एक्सपेक्टेशन या जितनी आपकी आउटपुट है वो उससे लो हो जाए, ये इनएफिशिएंट टैक्स होगा। ठीक है, तो टैक्स सिस्टम को हमेशा एफिशिएंट होना चाहिए, यानी आपकी रिसोर्सेज, आपने जितनी चीजें लगाई हैं, जितना खर्चा किया है, जितनी चीजें आप यूज कर रहे हैं उससे ज्यादा आपके पास आउटपुट आना चाहिए। दिस इज कॉल्ड एफिशिएंट टैक्स। ठीक है, इसको भी हम डिटेल में सारी चीजें हम देखेंगे इंशाल्लाह। एक्विटी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्विटी और वर्टिकल एक्विटी। ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, अभी इसको हम फिलहाल इसको इतना समझ लें। ठीक है, जब भी आप टैक्सेशन की बात करते हैं तो एक्विटी इज दी लाइक की थिंग। इसमें ये होगा कि अगर लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर उस पर टैक्स इम्पोज कर रहे हैं, ठीक है, अब theoretically ideal could be practically disastrous. Potential of evasion develops perception. For example जी आपने मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये किया कि जी पंजाब में जो कपड़े बनाने वाले लोग हैं उन पे हम साल का, मैं एक बहुत रफ सी एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, साल का हम जो है वो उनसे कलेक्ट करेंगे कि जो भी 10 लाख इनकम होगी, फॉर एग्जांपल साल की 10 लाख कमाएगा, उससे हम 2 लाख रुपए पंजाब में लेंगे। लेकिन सिंध में अगर वो कमाएगा 10 लाख रुपए तो हम उससे 1 लाख रुपए लेंगे। तो दिस इज समथिंग विच इज इनइक्विटेबल। अब ये क्या होगा, इससे अनफेयरनेस क्रिएट हो जाएगी, इससे परसेप्शन ये क्रिएट होगा कि जी समवन हु इज सिटिंग इन पंजाब एंड डूइंग हिज बिजनेस, वो उससे ज्यादा हो रही है, उससे 2 लाख रुपए ले रहे हैं आप। लेकिन समवन हु इज सिटिंग इन सिंध, ही हैज बीन गिवन सम फेवर, उसको कुछ फेवर दी जा रही है और उससे 1 लाख रुपए ले रहे हैं, काम वही करता है, उतनी इनकम भी उसकी उतनी है, सारी चीजें ठीक है, लेकिन बस एक आपने एक वो कर लिया है कि जी नहीं अब ऐसा हम करेंगे, तो इससे क्या होगा कि टैक्स चोरी बढ़ेगी, इवेजन जो है वो बढ़ जाएगा। लोग कहेंगे कि जी अब
वो तो सिंध में बैठे हुए हैं और वो इतना कमाते हैं और हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या होगा कि एक सेंस ऑफ इवेजन क्रिएट हो जाएगा। पीपल विल ट्राई टू इवेट टैक्स चोरी करने पे कोशिश करेंगे टैक्स, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, इट शुड बी अवॉइडेड। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये जो है वर्टिकल टैक्स पे प्रोग्रेसिविटी क्लैशेस, ये हम चीजें बाद में देखेंगे। वर्टिकली जैसे 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 आपकी इनकम बढ़ती है, ठीक है, तो आपकी इट शुड बी अ प्रोग्रेसिव लेवल टैक्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जी फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कहूँ कि जी अगर एक आदमी 20 लाख रुपए साल के कमाता है, ठीक है, और उस पे आपने टैक्स लगाया हुआ है 5 लाख रुपए साल के, 20 लाख पे 5 लाख, मैं जनरल से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और उसके बाद अगर एक आदमी 25 लाख रुपए कमाता है तो उस पे आपने टैक्स लगाया हुआ है 5.5 लाख रुपए। तो ये इट इज समथिंग नॉट प्रोग्रेसिव। 5 लाख के डिफरेंस पे अगर आप 50,000 पे ले रहे हैं, विच इज नॉट लाइक समथिंग प्रोग्रेसिव। आपने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ऐसे डेवलप करनी है कि जैसे जैसी उसकी इनकम बढ़ती जाएगी उसकी टैक्सेशन वैसे वैसे इंक्रीज होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जी टैक्स जो आमदनी है वो बहुत ज्यादा है, यानी बहुत तेजी से ऊपर गई है, और टैक्स जो है वो बहुत यानी उतना तेजी से ऊपर नहीं गया है, उतनी प्रोग्रेशन उसकी नहीं है जो कि होनी चाहिए। तो प्रोग्रेसिव टैक्स होना चाहिए, जितना आमदनी जिस तेजी से ऊपर गएगी, यानी आपने प्रोपोर्शनलिटी को जरूर देखना होगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्विटी इन वर्टिकल टर्म्स। अच्छा, अब देयर इज नीड टू रीशेप आवर टैक्स सिस्टम, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। कुछ चीजें हैं वी नीड टू लाइक सी ऑन इट। वैसे ये हमारा कोई टॉपिक नहीं है, बट जस्ट टू सी कि हम वी नीड टू रीडिजाइन आवर टैक्स सिस्टम। कुछ सिंप्लीफिकेशन रिक्वायर्ड है, मे बी वो हम अपने जब प्रॉपर उस पे आएंगे, सो वील डिस्कस इट। ठीक है, दिस इज आल्सो सेम अबाउट द रीशेपिंग आवर टैक्स सिस्टम। ये भी वही चीज है तकरीबन कि हमारे टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जब हम अपना सेशन डिटेल में स्टार्ट करेंगे, सारी चीजें हम देखेंगे, सो वी लुक इनटू इट कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, एफबीआर के फंक्शंस को थोड़ा सा ब्रीफली अभी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी डिटेल्स में हम बाद में जाएंगे जब हम अपना प्रॉपर एक सेशन स्टार्ट कर रहे होंगे। सो वी लुक इनटू इट। अभी फिलहाल ये समझ लें कि एफबीआर फॉर्मली नोन एज सीबीआर, मैंने आपको पहले भी बताया था एफबीआर का पुराना नाम जो है वो सीबीआर था। 1 अप्रैल 1924 में इसकी इनेक्टमेंट हुई थी, एक्ट की 1924 में। ठीक है, FBR is a special government association of Pakistan to investigate money laundering and tax evasion crimes. FBR का काम क्या है? टैक्स कलेक्शन एंड मनी लॉन्ड्रिंग को, टैक्स एवेजन को रोकना। ठीक है, अब इसकी डिटेल में हम इंशाल्लाह जाएंगे, लेकिन इतना समझ लें कि एफबीआर वो डिपार्टमेंट है जो जिसका काम टैक्स कलेक्शन भी है, टैक्स एवेजन को रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है, ये सारी चीजें। ठीक है, अच्छा, FBR works with all the individuals and organizations to strengthen tax assessment in the nation. ठीक है, FBR जो है वो मिलके काम करता है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंडिविजुअल्स हों या चाहे कंपनीज हों या चाहे ऑर्गेनाइजेशंस हों, दूसरे डिपार्टमेंट्स हों गवर्नमेंट के, सबके साथ मिलकर एक पॉलिसी डिवाइस करता है कि जी टैक्स को कैसे कलेक्ट किया जाए, क्या आसानियां पैदा की जाएं, किस तरह से टैक्स कलेक्ट होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये FBR हर साल एक जो है वो असेसमेंट जो है वो करवाता है, फीडबैक लेता है, और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल पे, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, और उनकी इनपुट ली जाती है, वो इनकॉर्पोरेट की जाती है इसको टैक्स असेसमेंट, यानी कितना आसान कर सकते हैं हम एफबीआर के सिस्टम को, टैक्स कलेक्शन के सिस्टम को, ताकि लोगों को आसानी हो। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एफबीआर का फंक्शन फिस्कल पॉलिसी डिजाइनिंग इज आल्सो एफबीआर फंक्शन। एफबीआर का काम जो है वो फिस्कल पॉलिसी को भी डिजाइन करना है। फिस्कल पॉलिसी में मेन एलिमेंट टैक्सेस का है, सो एफबीआर
का ये भी काम है कि फिस्कल पॉलिसी को डिजाइन किया जाए। इसको हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह, फिस्कल पॉलिसी कैसे डिजाइन होती है, क्या एलिमेंट होते हैं उसके, ये सारी चीजें हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे हम अपने इंशाल्लाह अपकमिंग सेशंस में। Then we'll look into it the federal taxes, collection revenues, taxes and other levies। इसके अलावा जो है वो कौन कौन से टैक्सेस किस तरह से कलेक्ट करता है एफबीआर। इंटेंशनल कोर्ट वर्क, एफबीआर का काम जो है वो कोर्ट में भी होता है। जो एफबीआर के टैक्स के केसेस होते हैं उनको एफबीआर देख रहा होता है, उनमें अपील्स की जाती हैं, उनमें यानी प्रॉपरली लॉयर्स हायर किए जाते हैं, प्रॉपर एक कोर्ट का जो है वो जुडिशियल उनका एक अपने डिपार्टमेंट्स भी हैं एफबीआर के, जो कि ये सारी चीजें देख रहे होते हैं कि अगर एफबीआर के टैक्सेस कोर्ट्स में हैं तो उनको कैसे सेटल करवाया जाए, कैसे उनको उनमें फाइट की जाए, ये सारी चीजें एफबीआर ही देख रहा होता है। ठीक है जी। मेनली एफबीआर के दो विंग्स हैं, ठीक है, इनलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स। ये दो मेन विंग्स हैं, इनलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम्स। अब ये इनलैंड रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आ जाती हैं। इनलैंड रेवेन्यू को पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहा जाता था। लेवीज, डोमेस्टिक टैक्स इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी। इनलैंड रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है जिसमें आप लोग इंडक्ट इंशाल्लाह होने जा रहे हैं या जिसके लिए आप लोग एग्जाम देंगे, तो उसके लिए 3 तरह के टैक्सेस जो है वो इनलैंड रेवेन्यू कलेक्ट करता है। एक इनकम टैक्स, एक सेल्स टैक्स और एक फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, ये 3 काम है या 3 तरह के टैक्सेस हैं जो इनलैंड रेवेन्यू का जो विंग है। 2 विंग आपको एफबीआर में मिलेंगे, एक कस्टम डिपार्टमेंट सेपरेट है, इनलैंड रेवेन्यू का डिपार्टमेंट सेपरेट है। इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है ये दोनों मिला के एफबीआर बनता है, ये समझ लें आप। इनलैंड रेवेन्यू एंड कस्टम टुगेदर आर नोन एज एफबीआर। इनलैंड रेवेन्यू जो है वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज कलेक्ट करता है। कस्टम्स डिपार्टमेंट जो है, कस्टम सर्विस, वो कस्टम ड्यूटी को कलेक्ट कर रही होती है, ये पोर्ट स्टेज पर होता है। ठीक है, ड्राई पोर्ट हो या जो दूसरे ये सारी जो पोर्ट्स पे जितने भी ड्यूटीज कलेक्ट होती हैं वो कस्टम्स का काम है। ठीक है, ओके जी। थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड listening the lecture carefully. I believe that you have got the idea of the taxes and you got like जो मेन चीजें हैं वो आपको थोड़ा बहुत क्लिक हो गई होंगी और आपको पता चल गया होगा कि what is the intention of the एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्या क्या चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको मिल गया होगा। इन सब की डिटेल्स को हम बाद में देखेंगे और सारी चीजें हम इंशाल्लाह अपने अपकमिंग सेशंस में देखेंगे। दिस इज द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन एंड वी जस्ट कवर्ड the brief overview and some glimpses about the department, the taxes and the all relevant things. So we'll be inshallah covering all these things what we have seen just now. So we'll be looking at all the things in our upcoming lectures. So if you have any query, if you have any problem, any issue, any questions, so you can you can ask on the group. We have created a WhatsApp group, so you can send your queries, questions on the group. So we'll get back to you on the group with your answers. Thank you. Thanks for joining. Thank you so much, sir. Thank you so much. Allah Hafiz.